आज का जो हमारा क्लास है वो क्लास है हमारा न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों का क्लास है, कंबाइंड क्लास है ये। तो आज हम बात करेंगे कि बेसिकली मुझे मतलब ऐसी ऑलरेडी बहुत सारे न्यूमरोलॉजी चल रही है, बहुत सारे लोग न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं। बट मुझे क्या जरूरत पड़ गई, एक अलग से आरएपी न्यूमरोलॉजी बनाने की, जो मैं बना के लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो एक्चुअल में क्या होता था कि मुझे न्यूमरोलॉजी से मेरा बनता नहीं था, और मुझे कोई भी चीज रट्टा मार के याद होता नहीं है। तो जब भी मैं न्यूरोलॉजी सीखने की कोशिश करता था तो उसमें इसका ये फ्रेंड है, 6 नंबर का दोस्त जो है वो 9 नंबर है, ये इसका दुश्मन है, ये मुझे याद नहीं होता था चीजें। फिर मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ना वढ़ना सब छोड़ दिया था। फिर अचानक से मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं अपने हिसाब से न्यूमरोलॉजी डिजाइन करूं। और फिर मैं वो प्लान किया, मैं ये न्यूमरोलॉजी खुद से प्लान किया, खुद से बनाया। तो ये टोटली बेस्ड ऑन ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी है। तो इस न्यूमरोलॉजी को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी का कुछ बेसिक्स चीजें जानना पड़ेगा। तो आज मैं बताऊंगा कि जैसे आपका हस्बैंड का 1 नंबर है, वाइफ का 2 नंबर है, तो इनके बीच में कैसी मतलब कैसा बनेगा, इनके बीच में कितना अंडरस्टैंडिंग रहेगी, ये सारी चीजें इस न्यूमरोलॉजी में समझ में आएगा। आपके हर क्वेश्चन का, हर क्यों का आंसर जो है इस न्यूमरोलॉजी में मिलेगा। क्योंकि मैं खुद ही परेशान था कि इस न्यूमरोलॉजी को बनाने से पहले कि मुझे खुद ही क्वेश्चंस नहीं मिलते थे नॉर्मल न्यूमरोलॉजी में। ये सारे न्यूमरोलॉजी को एकदम छोड़ करके, एकदम हट करके उससे है। आप जब पढ़ेंगे इस न्यूमरोलॉजी को तो बहुत ही मजा आएगा। और आप किसी को भी बिना कुछ उससे पूछे, सिर्फ उसका डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे कि उसका 1 तारीख है, तो जैसे आपको दिमाग में आया कि 1 तारीख उसका मूलांक 1 है, जिसका जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को हुआ है, तो आप देखेंगे, आप डायरेक्टली बोल देंगे कि भाई साहब आप तो आजकल घर जाने का प्लान कर रहे हैं, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्लान कर रहे हैं। 1 तारीख वालों के लिए ऐसे आप ब्लाइंडली मतलब सडन बोल देंगे कि आपका ऐसा प्लान चल रहा होगा। तो मैं न्यूमरोलॉजी लेकर के जो आया हूँ बिल्कुल यूनिक न्यूमरोलॉजी है, और आपको बहुत ही सटीकता के साथ एक्यूरेट प्रेडिक्शन करके आपको देगा। तो चलिए आज का हम जो क्लास का मेन मोटो है वो आज बताते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी को पढ़ने से पहले हम जानेंगे ज्योतिष क्या है, एस्ट्रोलॉजी है क्या, आखिर एस्ट्रोलॉजी बना क्यों है। क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, 90% एस्ट्रोलॉजर को पता ही नहीं है कि ज्योतिष बना क्यों, जरूरत क्या पड़ गई ज्योतिष बनाने की। तो आज का जो हमारा है, आप लोग कैमरा सब लोग ऑन रखिएगा थोड़ा सा, तो सही रहेगा, सबको देखते भी तो रहूं। तो मेन क्या है कि जब हम चलते हैं पुराने काल में, जब हम कृषि स्टार्ट किए थे, उस टाइम पे लोग खेती करना स्टार्ट किए थे, तो कब सूखा पड़ जाएगा, कब प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, कब बाढ़ आ जाएगा, कब शरत पड़ जाएंगी, उनको वो चीज़ समझ में नहीं आता था। उसके अलावा वो फसल किसी और की जो चीजें ग्रीष्म ऋतु में रोपना रहता था, वो ठंडी वाले में लगा देते थे फसल को। तो उनको समझ में नहीं आती थी कौन सा फसल कब लगाना है, कब बारिश हो जाएगी, कब क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। तो वो बहुत कंफ्यूज थे। तो उसी टाइम पे हमारे ऋषि मुनियों ने अपना बुद्धि विवेक यूज किया, और देखा कि कब कब ये यहाँ पे जलवायु परिवर्तन होता है, कब कब क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे टाइम आते हैं जिस टाइम पे ये सूर्य का जो रोशनी है बहुत तेज पड़ता है हम पे, और कुछ टाइम आता है जब बहुत कम हमारे पर रोशनी पड़ती है सूर्य की। तो उन्होंने जो है सबसे पहला ज्योतिष का स्टार्टिंग पॉइंट ही ये रहा कि हम पहले सूर्य के बारे में देखें कि सूर्य है क्या। तो सूर्य के बारे में उन्होंने देखा कि जब सूर्य उगता है तो एक टाइम पे कुछ टाइप के फसलें ही उगती हैं, और जब बहुत ज्यादा तेज रहता है तब, और जब बहुत ठंडा रहता है, नॉर्मल रहता है, बहुत साल मतलब महीनों तक उगता ही नहीं है, कुहासा घिरा रहता है, उस टाइम पे अलग टाइप की फसलें उगती हैं। तो सबसे पहले उन्होंने स्टडी किया सूर्य के ऊपर, तो उन्होंने पाया कि सूर्य जो है वो क्रिएटिविटी का कारक ग्रह है, कि वो ही डिसाइड करता है कि धरती पे किस टाइप के फल, किस टाइप के फ्रूट और किस टाइप के फसल लगेंगे। तो सूर्य को उन्होंने राजा बोल दिया। मैं जो जो पढ़ाऊंगा ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहानी सुनाऊंगा, आप सुनेंगे, और डेफिनेटली आपको सब कुछ याद हो जाएगा। आपको बस मतलब बिंदास रहना है। और मैं इस पे एक अपना बुक भी लिख रहा हूँ, वो बुक भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जो आप बुक जब पढ़ेंगे तो आपको जो मैं बता रहूंगा कहानियां जो भी, आप रिलेट कर पाएंगे। रिलेट करने के बाद आपको आराम से वो समझ में आ जाएगा क्या बता रहा हूँ मैं। तो सूर्य के बारे में उन्होंने पता लगा भाई सूर्य एक हमारे हमारे पृथ्वी के अलावा सूर्य भी एक है जो हमारे पृथ्वी पे असर डालता है, तो हमारे यहाँ फसल उसल उगते हैं। फिर उन्होंने ध्यान दिया कि चंद्रमा पे पूरा दिन थकान के बाद
चंद्रमा जब निकलता है तो सब लोग सोने जाते हैं, तो चंद्रमा को उन्होंने चंद्रमा बोला, क्योंकि माँ के जैसी है। जब आदमी थक करके जाता है ना, तो माँ के गोद में जब बच्चा थका रहता है, जब माँ के गोद में जैसे ही जाता है तो उसको बहुत आराम मिलता है, तो वहां पे सो करके सुकून फील करता है, शीतलता फील करता है। तो ऐसे ही चंद्रमा को माँ बोला कि दिन भर पिता के साथ काम करने के बाद जब रात को हम आते हैं तो हमें शीतलता मिलता है। चंद्रमा का जो इफेक्ट था उन्होंने देखा, आजमाया, कि हमारे धरती पे पड़ता है, तो हमारे जो पानी है, वाटर है, सी वाटर है, समुद्र है, उनका लहरों पे बहुत ज्यादा फर्क फर्क पड़ने लगा था, फर्क पड़ता था। तो वो सोचते थे कि भाई ये लहरें इस टाइम पे, जब चंद्रमा जब बहुत हाई पीक पे होता है तो बहुत ज्यादा, मतलब फुल मून होता है तो बहुत ज्यादा हाई टाइड आते हैं, जब मून एकदम स्लो डाउन होता है तो बहुत कम टाइड आते हैं। तो उन्होंने चंद्रमा पे भी बहुत सारा रिसर्च किया, तो उन्होंने ढूंढ लिया, तो उन्होंने बोला कि सूर्य जो है वो राजा है, और जो चंद्रमा हो गई हमारी रानी हो गई। और सूर्य को उन्होंने पिता की संज्ञा दे दी, और चंद्रमा को उन्होंने माता की संज्ञा दे दी। ठीक है, इन्होंने दो चीज तो ढूंढ लिया। ढूंढ सोचा उन्होंने कि और भी क्या ऐसे ग्रह हैं, कोई ऐसी पिंड हैं जो हमारे धरती पे भी उसका साइड इफेक्ट या प्रभाव कुछ तो पड़ रहा होगा उन पिंडों का, जिससे कि हमारी धरती पे कुछ चीजें और भी बदल बदल रही होंगी, चेंज हो रही होंगी। तो उन्होंने ढूंढा, पता लगाया, तो पता लगाया कि एक छोटा सा पिंड सूर्य के साथ और घूम रहा है। तो उसको उन्होंने बोला बोला कि एक राजा ढूंढ लिया, एक रानी ढूंढ लिया, अब एक ढूंढ पिंड मिला छोटा सा, वो तो छोटू सा है, उसको बोला ये राजकुमार है। तो उन्होंने उसको राजकुमार बोल दिया। तो बुध ग्रह को हम राजकुमार बुलाते हैं और बच्चा बुलाते हैं, जिन कुंडली में, जिनके कुंडली में बुध ग्रह अच्छा होता है और जिनकी कुंडली बुध ग्रह से गवर्न होती है, वो लोग बच्चों जैसे बिहेव करते हैं। जैसे मिथुन राशि वाले, जो मिथुन लग्न वाले जो होते हैं, वो लोग बच्चों, क्योंकि बुध उसको गवर्न करता है, तो लोग बच्चों जैसे बिहेव करते हैं। ऐसे ही उन्होंने क्या किया, जब सारे ग्रहों को नोट डाउन किया, उन्होंने देखा कि जो गुरु ग्रह है, गुरु ग्रह जब हमारे घर धरती के आसपास मूव कर रहा होता है, तो जितने भी उल्का पिंडे हैं उनको सेव कर लेता है, अपने तरफ खींच लेता है, धरती को बचाता है। तो जीवन देने का काम और हमारे रक्षा करने का काम सबसे बड़ा गुरु का दायित्व होता है। तो उन्होंने गुरु को अपना सबसे बड़ा भाग्यशाली ग्रह माना, और बोला कि गुरु जब जब हमारे धरती के आसपास घूमेंगे, हमारा भाग्य साथ देगा। तो ये सारी चीजें अभी हमारे ऊपर नहीं बात चल रही है, ये सारी चीजें अभी धरती के ऊपर बात चल रही है कि धरती पे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा था उस टाइम पे। अब हम देखते हैं, ठीक है, इन्होंने ढूंढ लिया कि सूर्य और चंद्रमा की वजह से धरती पे क्रिएशंस हो रहे हैं और फल पौधे उग रहे हैं। अब उन्होंने ढूंढा कि अब बारिश होगी कब, बारिश कब होगी, इसको पता लगाना है। तो उन्होंने निकाला कि समय ढूंढा, उन्होंने काल ढूंढा कि किस काल में, किस टाइम पे बारिश होता है, वो नोट डाउन किया उन्होंने। तो उसको उन्होंने नाम रख दिया मुहूर्त, कि इस मुहूर्त पे अगर हम ये खेती करेंगे तो उसके जो रिजल्ट आएंगे 6 महीना, 3 4 महीना बाद, उसका रिजल्ट ऐसा आएगा। तो उन्होंने मुहूर्त नाम रखा अपने टाइम पे। जिसको लोग आज ढूंढते हैं ना, हर काम में मुहूर्त ढूंढो, मुहूर्त ढूंढो। मुहूर्त कुछ भी नहीं है, एक्चुअल में वो टाइमिंग है कि आप इस टाइम पे कोई काम करेंगे उन ग्रहों की युति के साथ, कि जो ग्रह इस टाइम पे चल रहे हैं, तो जब 3 महीना बाद उसका रिजल्ट आएगा, तो वो ग्रह कहाँ कहाँ पहुंच गए होंगे, उसके हिसाब से फिर इस धरती पे क्या क्या रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो बहुत दूर का सोचने लगे थे। तो ऐसे उन्होंने किया, उन्होंने मुहूर्त का इन्वेंशन कर दिया भाई, कि मुहूर्त ऐसे निकाला जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। अब दिमाग में आता है कि ठीक है, मुहूर्त तो ढूंढ लिया हम लोगों ने, समय ढूंढ लिया कि भाई इस टाइम पे करना है। अब समझ रहे, ज्योतिष का काम क्या था, पहले सबसे पहला काम क्या था ज्योतिष का, मुहूर्त का पता लगाना। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि भाई मुहूर्त तो पता लग गया कि किस टाइम पे काम करना है, लेकिन उस टाइम पे कौन सा काम करना है, कौन से कर्म का अंजाम देना है, वो होता था हमारा कर्मा। और जब भी आप पढ़ेंगे गीता में या कहीं पे भी आप पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको कर्मा 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 की ही बात हुई है। तो ज्योतिष सिर्फ दो चीजों के लिए बना है। आज सब लोगों को मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ, बहुत लोगों को डाउट रहता है कि ज्योतिष बहुत बड़ा मिरेकल के लिए बना हुआ है। ऑफ कोर्स, अगर सही टाइमिंग, सही कैलकुलेशन है तो आपके लाइफ में मिरेकल भी देता है। और मैं बता दूं, आपका जो आज ज्योतिष पढ़ रहे हैं, आज आज जानेंगे कि ज्योतिष सिर्फ दो चीजों के लिए बना है, उसके अलावा कोई तीसरा चीज के लिए बना ही नहीं है ज्योतिष। पहला है मुहूर्त, और दूसरा है हमारा कर्मा, कि उस मुहूर्त में कौन सा कर्मा करेंगे। अब उस टाइम पे क्या होता था कि कोई गेहूं का पैदावार बहुत ज्यादा करता था, कोई धान का पैदावार बहुत ज्यादा करता था। तो उस टाइम पे हमारे ऋषियों ने पकड़ा गेहूं वालों को कि तुम इधर आओ,
तुम्हारा कार्य है गेहूं का काम करना, तो एक काम करो, तुम इस टाइम से इस टाइम के बीच में गेहूं का काम करोगे इस मुहूर्त में, तो तुम्हारा गेहूं बहुत फसल बढ़िया होगा। अब क्या करता था, गेहूं वाला जो काम करता था वो गलती से ग्रीष्मकालीन में गेहूं रोप देता था, और उसके जल जाते थे, फायदा होते नहीं थे उसको। तो माथा पीटता था कि मेरा गेहूं क्यों नहीं हुआ। तो बताया कि भाई आपका जो मुहूर्त था वो जाड़े के टाइम पे था, आपने गर्मी के टाइम पे लगा दिया, तो आपने गलत कर्मा कर दिया। उस कर्म को ठीक करो आप। जब आपके कर्म ठीक होंगे, सही समय पे सही कर्मा को करेंगे, तब आपको सही रिजल्ट मिलेगा। तो ये यहाँ से बेसिकली ज्योतिष का स्टार्टिंग हुआ, और हमारे पूर्वजों ने धरती पे तो ढूंढा ही ढूंढा कि भाई धरती पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब धरती पे इफेक्ट पड़ रहा है तो भूखमरी अकाल सब पड़ रहा है। जब भूखमरी अकाल पड़ता था तो उसका इफेक्ट मानव जीवन पे भी पड़ता था। अब सोचिए आप कि मानव जीवन पर इफेक्ट पड़ने लगा, तो ज्योतिषियों ने फिर दिमाग लगाया कि भैया इन ग्रहों का इफेक्ट सिर्फ फसलों तक ही नहीं है, उसके अलावा हमारे जीवन पे भी पड़ने लगा है। तो एक काम करते हैं, अब इसका भी पता लगाते हैं। तो उन लोगों ने मानव जीवन का भी पता लगाना शुरू किया कि मानव जीवन पे कौन से ग्रह का क्या इफेक्ट पड़ता है, और क्या कर्म मानव क्या गलती करता है जिसकी वजह से उसको भोगना पड़ रहा है। तो उन्होंने ज्योतिष का निर्माण किया सारे ग्रहों को। तो उन्होंने ढूंढा कि हमारे ब्रह्मांड में 7 ही ग्रह हैं जो सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, और हमारे धरती के रिस्पेक्ट में वो चक्कर लगा रहे हैं, पूरा सौर मंडल का लगा रहे हैं। लेकिन उन सबों का इफेक्ट हमारे धरती पे भी पड़ रहा है। तो सूर्य तो चक्कर नहीं लगा रहा है। सूर्य तो ठीक है, अपना गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, लेकिन सूर्य का भी इफेक्ट सबसे ज्यादा पड़ रहा है। उसको भी उन्होंने ग्रहों में ही काउंट किया। उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि ये ग्रह है, ये है, वो है, ये उपग्रह है, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने सिर्फ ढूंढा कि एक है, और सारे ग्रह उसको अपना अपना एनर्जी दे रहे हैं। अब किस टाइम पे बैड एनर्जी दे रहे हैं, किस टाइम पे गुड एनर्जी दे रहे हैं, ये सब उन्होंने कैलकुलेट किया, और बताया कि भैया आप इस टाइम पे कर्म कीजिए, आपका इस मुहूर्त में काम बनेगा। अब उन्होंने 7 ग्रहों के बारे में पता लगाया। तो देखिए, किसी को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएगा। तो उन्होंने सबसे पहले क्या ढूंढा, पिता को ढूंढ लिया, सूर्य को ढूंढ लिया, एक हो गया 1 नंबर पे। दूसरा नंबर पर उन्होंने ढूंढा चंद्रमा को, चंद्रमा हो गई 2 नंबर पे। तीसरा उन्होंने ढूंढा ढूंढा राजकुमार को, राजा को ढूंढा, रानी को ढूंढा, राजकुमार ढूंढ लिया। उसके बाद उन्होंने ढूंढा गुरु ग्रह को, कि ये गुरु ग्रह है, हमारे ग्रहों को, धरती को बचाता है। उसके बाद उन्होंने ढूंढा शनि को, शनि, उन्होंने देखा कि ये तो शनि पूरा गैस का बना हुआ है, इसमें तो कुछ तत्व ही नहीं है, मतलब ठोस एलिमेंट ही नहीं है। तो उन्होंने बोला भैया ये शनि जब आएगा ना, तो ये तबाही मचाएगा, तो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। शनि को गैस का गोला बोला गया है। और जब भी किसी कुंडली में शनि ग्रह चलते हैं, तो उनके पेट में गैस सबसे ज्यादा उसी टाइम पे बनता है। और हमारे शरीर में जहां जहां पे ज्वाइंट्स होते हैं ना, उस जगह पे गैस भरना शुरू हो जाता है, क्योंकि शनि ग्रह आपके कुंडली में चल रहे हैं। तो जहां जहां ज्वाइंट्स होते हैं वहां वहां गैस भरने लगता है। आपके कमर के जो L1 L2 L3 जितने होते हैं आपके, तो सब में गैस भरने लगता है। वायु, और आप सुने होंगे गाँव में कि वायु, गाँव बोलते हैं बाई मार दिया है, तो वो वायु बोलते हैं एक्चुअली उसको, भोजपुरी वगैरह में गाँव वगैरह में बोलते हैं वायु। तो एक्चुअली वायु होता है, वो गैस भर जाता है, हमारे पेट में गैस भर जाता है। तो शनि जो है गैस के कारक ग्रह है। इस वजह से, क्योंकि वो गैस का गोला है, तो हमारे शरीर पे भी गैस का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है शनि से। जैसे सूर्य से हमारे सनलाइट बहुत ज्यादा पड़ता है, ऐसे ही शनि का गैस हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा पड़ता है। अब इसी तरह बात की हम चंद्र शुक्र ग्रह की। जब शुक्र को उन्होंने ढूंढा तो देखा कि शुक्र तो बहुत शाइन कर रहा है, और वो सुबह निकलता है नहीं तो शाम में निकलता है, और बहुत खूबसूरत ग्रह है, बहुत खूबसूरत चमकीला सा कोई तारा दिख रहा है। उन्होंने बोला भैया एक काम करो, इसका काम है खूबसूरती बढ़ाना, ये चंद्रमा के साथ निकलता है, खूबसूरती बढ़ा देता है, तो एक काम करो इसको रख दो खूबसूरती काम के लिए। तो जब भी किसी का कुंडली में शुक्र ग्रह चलता है, तो ऐसे लोग बहुत ही अपने आप पे, सुंदरता पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह बहुत ज्यादा अपने फेस पे यूज करते हैं, परफ्यूम वगैरह बहुत यूज करते हैं, क्योंकि उनको चमकना होता है उस टाइम पे। बोलते नहीं बहुत चमका रहे हो अपने आप को, तो अपने फेस को चमका रहे हो। चमकाने का पीछे का कारण शुक्र ग्रह होता है। जब किसी कुंडली में शुक्र ग्रह चलते हैं, वो शाइनिंग करवाते हैं उसके फेस पे। अब हम बात करते हैं, ढूंढते ढूंढते उन्होंने एक ग्रह आपका बच गया, मंगल ग्रह। तो जब आप एक बार हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो हिस्ट्री में रोमन साम्राज्य में जब जाएंगे आप, तो रोमन साम्राज्य में जो थे लोग, वो लोग मंगल ग्रह को जब ढूंढते थे लोग, देखते थे लोग, तो बोलते थे कि ये अपोलो ग्रह है। जो बहुत सारे आपको हॉस्पिटल का नाम सुने होंगे, अपोलो ग्रह, अपोलो हॉस्पिटल वगैरह, चाहे अपोलो टायर वगैरह। तो अपोलो बेसिकली है क्या, अपोलो का नाम सुन के क्या लगता है आपको, टायर, मजबूती, अपोलो। अपोलो को
हमारे यहाँ मंगल बोला गया, रोमन में अपोलो बोला गया। अपोलो का काम था कि शक्ति को प्रदर्शित करना, और हमारे यहाँ के लोगों ने मंगल को देखा रेड कलर का, उन्होंने बोले भैया सब में सबसे अलग है और पृथ्वी के सबसे करीब है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो ये जो है ना, ये सेनापति है। तो मंगल को उन्होंने बोला सेनापति है, इसके पास पावर है, और ये हमारे पृथ्वी के आसपास घूमते रहता है, लगभग करीब है, तो ये हमारी रक्षा करेगा। उन्होंने मंगल को सेनापति बना दिया। तो ऐसे बेसिकली करके धीरे धीरे उन्होंने एस्ट्रोलॉजी का रिसर्च किया, ढूंढ के लेके आया। उसके बाद स्टार्ट होता है कि पृथ्वी पर तो ठीक है जो भी उन्होंने रिसर्च किया, हर एक मानव पे अलग अलग क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर वो डीप रिसर्च में गए, उन्होंने वहां से डीप ढूंढ के निकाला कि भैया ये जो ग्रह है प्रत्येक व्यक्ति के लिए कैसे काम कर रहे हैं। अब किसी के कुंडली में आप एक और चीज देखेंगे, हमारे कुंडली जो बनता है, चक्र जो बनते हैं, चक्र में हमारा जो चक्कर लगाता है जो पृथ्वी सौर मंडल का, तो वो 360 डिग्री का चक्कर लगाता है। तो 360 डिग्री को अगर वो कैलकुलेट करते हैं तो सारे ग्रहों को सेट नहीं कर पा रहे थे वो, तो उन्होंने क्या किया, 360 को 12 से डिवाइड कर दिया, तो 30-30 डिग्री का एक एक रूम बन, एक एक भाव बन गया। तो उन्होंने बोला कि 12 भाव हो गए और 12 का अलग अलग काम रहेगा। तो उन्होंने अलग अलग भाव को अलग अलग नाम से डाल दिया। अब किसी कुंडली में मान लीजिए कि अब आप सोच रहे होंगे ना कि भी तो 7 ग्रह बताया, 2 ग्रह कहाँ गए। तो 2 ग्रहों के बारे में बताता हूँ कि 2 ग्रह हैं राहु और केतु, जिससे आप लोग बहुत डरते भी हैं। आज आप जानेंगे कि राहु और केतु एक्चुअली में है क्या। और अगर आपने आज राहु केतु समझ लिया तो जिंदगी में आपको कभी भी राहु केतु से जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी ना, आप उसको बहुत आसानी से हैंडल कर लेंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी को मिनटों में बर्बाद और मिनटों में आबाद करने वाले ग्रह हैं। आज जानते हैं कैसे। चंद्रमा जब अपना रोटेशन कर रहा था, तो हमारे ऋषियों ने रिसर्च किया, देखा कि चंद्रमा से 2 शैडो बन रहे हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, 2 शैडो बन रहे हैं। उन शैडो को उन्होंने जब उस पर रिसर्च किया तो देखा कि एक शैडो का काम है चीजों के बाहरी चीजों को ना एक्सपेंड कर देना, और एक शैडो का काम है आंतरिक चीजों को एक्सपेंड कर देना। तो बाहरी वाले को नाम रख दिया राहु, और आंतरिक वाले शैडो का नाम रख दिया केतु। और दोनों कुछ नहीं है। चंद्रमा को उन्होंने मन बोला कि मन खुश होता है, मानसिक स्थिति ठीक रहती है। तो उन्होंने राहु को बोल दिया कि हमारे मन का बाहरी स्थिति है ये। अगर आपका बहुत बाहर घूमने का मन कर रहा है, बाहर का खाना खाने का मन कर रहा है, बाहर जाने का मन कर रहा है, मतलब आपके मन की स्थिति ये बता रहा है कि राहु आपकी कुंडली में ज्यादा एक्टिवेटेड है और आपको बाहर जाने का मन कर रहा है। दूसरी चीज, अगर वहीं पे आपका मन कर रहा है कि मैं घर से बाहर न जाऊं, एकांत तो हो जाऊं, मेरे से कोई मिले ना, बाहरी चीजें मुझसे दूर हो जाए, तो आपके कुंडली का केतु ग्रह एक्टिवेट हो रहा है। मतलब ये कुछ नहीं है, ये एक्चुअल में है ही नहीं, बट दोनों मन की स्थिति है, परछाई है। जैसे आप चलते हैं तो आपकी परछाई बनती, शैडो बनती है, परछाई है नहीं बट फिर भी विद्यमान है। आप शीशा देखते हैं तो शीशा में आप है नहीं, फिर भी आप विद्यमान है। ऐसे ही काम है राहु और केतु का। तो जब भी आप बहुत ज्यादा मन विचलित हो, तो अगर आपका मन करता है बाहर जाने का, तो आप डेफिनेटली वो सडन मतलब सेम टाइम आप बाहर घूमने जाया कीजिए, क्योंकि आपकी मन की स्थिति बोल रही है आप बाहर जाइए। अगर आप बाहर नहीं जा रहे हैं, बाहर का खाना नहीं खा रहे, लोग मना करते हैं ना बाहर का खाना मत खाओ, लेकिन जिनके कुंडली में चंद्र और राहु की युति होगी, वो व्यक्ति बाहर का खाना खाएगा ही खाएगा। अगर वो व्यक्ति बाहर का खाना नहीं खाएगा, उसकी मन की स्थिति ठीक कैसे होगी, मन स्थिति कैसे ठीक होगी, क्योंकि उसका मन का जो स्थिति है बाहरी भाव से ज्यादा जुड़ा हुआ है। ऐसे ही जब अगर आपका एकांत में रहने का मन कर रहा है, सबसे कटक होने का मन कर रहा है कि सबसे अलग हो जाओ, सबसे दूर हट जाओ, तो आपकी मन कर रहा है ना, तो आपके मन का जो स्थिति है वो अंदर की तरफ जा रहा है, बोल रहा है कि मैं एकांत में जाना चाह रहा हूँ। और जब आदमी ध्यान बैठता है तो क्या करता है, अपने अंदर की तरफ जा रहा होता है। और जब आदमी अंदर की तरफ जा रहा होता है तो किससे कनेक्ट होता है। अगर आप बाहर की तरफ जाएंगे तो बाहरी दुनिया से कनेक्ट होंगे, लेकिन अंदर की तरफ जाएंगे तो आप सीधा ब्रह्मांड से कनेक्ट होते हैं। इसीलिए बोला गया चंद्र और केतु की जिसके अंदर युति होती है, वो व्यक्ति सीधा ब्रह्मांड से कनेक्ट होता है। और वो व्यक्ति ध्यान में बहुत डीप लेवल तक जाता है, उनकी मेडिटेशन बहुत तगड़ी होती है। जो राहु और चंद्रमा वाले होते हैं, वो लोग आंख बंद करके ज्यादा देर तक बैठ ही नहीं सकते हैं। उन लोगों को मन करे कब उठ के भाग जाऊं, या फिर आंख खोल के वो पूजा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जो स्कॉन टेम्पल वाले हैं उनको देखिए, कभी भी बैठ के ध्यान से पूजा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कुंडली में चंद्रमा और राहु की ब्यूटी बहुत स्ट्रांग रहती है, और राहु उनके में ज्यादा प्रबल है।
तो उनको वो पूजा पसंद है जो बाहरी की दुनिया लोग देखे कि मैं पूजा कर रहा हूँ, और भगवान को भी दिखाते हैं कि मैं पूजा कर रहा हूँ। लेकिन जब हम जाते हैं ध्यान लिंगम में, जो हमारे ध्यान लिंगम जो कोयम्बटूर वगैरह में बना हुआ है, या फिर कहीं जंगल में जाकर जो ध्यान में बैठे हुए हैं तपस्वी योगी टाइप के लोग, तो उनके कुंडली में चंद्र और केतु की युति देखने को मिलेगा। और इन लोगों का जो मन स्थिति होती है बहुत शांत लेवल का होता है। और ये लोग दिखावे का पूजा नहीं करते हैं, ध्यान लगा के पूजा करते हैं। तो इसीलिए कभी भी ये मत बोलिए कि सबको मेडिटेशन करना चाहिए, या इसलिए कभी मत बोलिए कि सबको इस्कॉन टेम्पल जाकर पूजा करना चाहिए। आपकी कुंडली में जो योग है, उसी योग से आप अगर जो काम करेंगे आपके जीवन में वो फलित होगा, और आप उससे ग्रोथ करेंगे। अगर आपकी कुंडली का राहु खराब है, राहु आपके में बहुत अच्छा नहीं है, केतु बहुत स्ट्रांग है, और आप बाहर जाकर के अपनी खुशियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप परेशान होंगे। और केतु क्या करेगा, अंदर ही अंदर आपको मारना शुरू कर देगा, तो आप परेशान ज्यादा होंगे, आपकी मन स्थिति ज्यादा परेशान होगी। तो पहले अपने मन स्थिति को समझिए कि आपकी मन स्थिति है क्या, कहाँ पे कैसे काम करती है। तो जो मैं अभी आरएपी न्यूमरोलॉजी जो लेके आ रहा हूँ, ये सारी चीजें इसी पे बेस्ड है। और अभी तक जो न्यूमरोलॉजी लोग पढ़ा रहे हैं, जो भी लोग पढ़ा रहे हैं, उन लोगों का बिल्कुल ही कंसेप्ट अलग है, और मेरा बिल्कुल ही कंसेप्ट अलग है। मैं इस टाइप से पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों को समझ में आ रही होगी कुछ ना कुछ कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। अगर समझ में आ रही है तो यस करके बता दीजिएगा कि आपको अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा। तो जो आरएपी न्यूमरोलॉजी है उसके बारे में बात करते हैं कि मैं इसको डिजाइन क्यों किया। मैं खुद ही एक बार, एक मेरी फ्रेंड है तो वो बोली, मुझसे बोले कि मिश्रा जी आप आरएपी न्यूमरोलॉजी में जो है नहीं, आप न्यूमरोलॉजी क्यों नहीं करते हैं, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड क्यों नहीं करते हैं। मैं काफी मेहनत किया न्यूमरोलॉजी पे, बट मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या चल रहा है, इसका दोस्त उसका दोस्त, इसका शत्रु उसका शत्रु, पूरा कंफ्यूजन था मुझे। अब मुझे कभी भी चीजें समझ में नहीं आती थी, तो मैं बोला एक काम करते हैं। मैं आराम से बैठा, ध्यान में बैठा, और बहुत लंबी ध्यान पे था। मुझे अचानक से बोलते हैं कि ध्यान से वो कहीं ना कहीं एक शिक्षा मिल जाता है, ज्ञान मिल जाता है। उनको, वो ध्यान पे थे, उन्होंने उनको ज्ञान मिल गया। सेम मेरे साथ हुआ है, मैं भी बहुत लंबी ध्यान पे था। मुझे ऑल ऑफ सडन मुझे लगा कोई मेरे माइंड में जाके कुछ डाल दिया है। और वो जो जो मैं लेके आया आरपी न्यूमरोलॉजी, सेम वही चीज है। मेरे ध्यान में अचानक से चीजें आई, और मैं निकाला, मैं देखा कि ये जो न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं लोग बिल्कुल इससे अलग है। अगर किसी के कुंडली में 4 और 8 का नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, इसका रीजन क्यों नहीं देगा, इतना बता देंगे कि 4 नंबर राहु का है, 8 नंबर शनि का है, इनका आपस में नहीं बन पाएगा, शत्रुता है, मित्रता है, जो भी है। लेकिन क्यों नहीं बन पा रहा है। अच्छा, कष्ट मिलेगा तो किस टाइप का कष्ट मिलेगा, अगर दोनों दोस्त हैं तो किस टाइप के दोस्त हैं, और एक दूसरे में लाइफ में क्या आके बढ़ा सकते हैं, ये आरपी न्यूमरोलॉजी बताएगा। आपका भाग्य किस क्षेत्र में, किस फील्ड में छुपा हुआ है। आप ज्योतिष में ढूंढने में बहुत मेहनत लगेगा आपको, ज्योतिषी बहुत मेहनत करते हैं ढूंढने में। लेकिन जो आरपी न्यूमरोलॉजी है वो ऐसा डिजाइंड है कि आपको 1 सेकंड के अंदर पता चलेगा कि आपका भाग्य किस फील्ड में जुड़ा हुआ है, और आप क्या काम करेंगे कि आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाए। और आपकी कुंडली में मान लीजिए गलत कॉम्बिनेशन मिल गया, मान लीजिए 4 और 7 वालों को बोलते हैं बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि 4 और 7 वालों का कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा खराब भी है और सबसे ज्यादा अच्छा भी है। डिपेंड करता है कि जो 4 और 7 की कुंडली का जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमारे 4 और 7 वाले लोग बोलते हैं ना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन वो बहुत घटिया हो जाता है, बहुत सारे डिवोर्स 4 और 7 का हो जाता है, नहीं मैच हो पाता है। लेकिन क्या कर्म करने से, क्या कर्म लेके आए हैं, और किस मुहूर्त में उस कर्म को कर देंगे, तो आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। किसी को बिजनेस करना है, व्यापार करना है, नौकरी करना है, नहीं लग रहा है, तो क्या ऐसा कर्म करेंगे जिससे कि उनका नौकरी भी लग जाए। और किसी को अगर जो है आपको लगता है कि अभी जस्ट मिला बंदा, उसके बारे में कुछ प्रिडिक्ट करना है कि इसके लाइफ में चल क्या रहा है, आपने डेट ऑफ बर्थ पूछा, उसके बारे में बता दो आप कि आपके भाई साहब आपके लाइफ में ऐसा ऐसा चल रहा है, आप ऐसे ऐसे। जैसे जो 7 नंबर वाले हैं, इस टाइम पे वो गहरे रिसर्च में चल रहे हैं, या फिर बहुत स्ट्रेस में चल रहे हैं, उनको ऑल ऑफ सडन स्ट्रेस आ रहा है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उल्टा सीधा बोल के चल जा रहा होगा, या फिर कुछ ना कुछ सुना दे रहा होगा, या फिर फालतू का स्ट्रेस आ रहा होगा। जो 7 नंबर वाले हैं उनके लिए ये प्रिडिक्शंस। जो लोग 2 नंबर वाले हैं, जो लोग 2 नंबर वाले हैं, उसको गौण करे चंद्रमा ग्रह, उनका देखिएगा 2 नंबर वालों का, कि उनका अभी यात्रा बहुत ज्यादा हो रहा है, अभी किसी घर पे रह रहे होंगे, वहां से ट्रेवल कर रहे होंगे, कहीं जा रहे होंगे। और 2 नंबर वालों का अभी इस टाइम पे ऐसा चल रहा है कि 2 नंबर वालों का ऐसा भी चल रहा है कि वो लोग घर शिफ्ट कर रहे होंगे, ऑनलाइन एक्टिविटी बहुत ज्यादा कर रहे हैं 2 नंबर वाले, और अगर कमीशन बेस्ड कुछ काम में होंगे उनको बहुत फायदा मिल रहा होगा। वो सारी चीजें भी हैं। ठीक है।
तो नेक्स्ट हम जो, ये तो डेमो क्लास था आप लोगों के लिए। नेक्स्ट फुल क्लास हम लेके आएंगे आरपी न्यूमरोलॉजी। ठीक है, वीक में एक बार क्लास रहेगा और 1 घंटे की क्लास रहेगी। बाकी ठीक है, आप लोगों को धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। शुभ रात्रि।